हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही दिलचस्प टॉपिक। यह है कि पक्षियों के कलरव से कैसे पैसा कमाया जा सकता है, पंछियों के चहचहाहट से कैसे पैसा बटोर सकते हैं लोग। और जहाँ पर हम देख सकते हैं कि पूरा इलाके में जंगल का जंगल साफ कर दिया गया। कहीं जंगल में आग लग जाने से इतना भीषण नुकसान होता है, तो कहीं इंटेंशनली आग लगा करके जंगल को साफ कर दिया गया। और कई जगह जो है नदी को दूषित कर दिया गया। इस नाम पर जो लोग अगर जंगल को नष्ट नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। कुछ देश तो ऐसे हैं जो पक्षियों को का मतलब शिकार कर कर करके वहाँ पर पंछियों की संख्या में भारी कमी हो गई। और आप देख सकते हैं कि इतना जो पावरफुल शक्तिशाली देश चीन है, वो कभी क्या किया था कि पूरे गोरैया का उन्मूलन कर दिया था। और पूरे गोरैया के उन्मूलन के बाद देश में कीट पतंग सबका इतनी बड़ी आंधी चली जो सारे फसल को मतलब पतंगों की आंधी चली जो पूरे फसल को चट कर गई। और इसके कारण 3 करोड़ लोगों का असामयिक निधन हुआ। तो इस तरह के असामयिक निधन के पीछे गोरैया उन्मूलन कार्यक्रम था। तो एक तरफ लोग इतना क्रूरता से ऐसे पंछियों सबका संहार कर रहे हैं, और वहीं इक्वाडोर में क्या हुआ कि जो मतलब वहाँ पर पक्षी सबका आक्रमण हुआ फसल पर। तो फसल पर आक्रमण हुआ तो दुखी होकर के किसान सब जो खेती छोड़ दिए, लेकिन उन्होंने पंछी को मारने के बजाय उनके लिए एक बड़ा अभयारण्य बना दिया, बड़ा रिजर्व बना दिया। अब उसके बजाय वो खेतों पर खेती छोड़ दिए तो पक्षी के लिए बसेरा बन गया। वहाँ पक्षी आराम से भोजन कर सकते थे, प्रजनन कर सकते थे और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते थे। तो इसके साथ ही खेत जो है सब पंछी पर्यटन के रूप में भी विकसित हो गया। जब ये वहाँ बड़ा रिजर्व बना, पंछी का अभयारण्य बना, तो उसको और पक्षी सब का के संख्या में जब अप्रत्याशित वृद्धि हुई, तो वहाँ पर ये बड़े टूरिज्म का रूप ले लिया। और टूरिज्म के विकसित होने के बाद इस अभयारण्य को देखने के लिए देश विदेश से लोग आने लगे। और जब देश विदेश से लोग आएंगे तो वहाँ पर रुकेंगे, होटल में रुकेंगे या लोगों के साथ पेइंग गेस्ट के रूप में मिलेंगे, फिर वहाँ खर्च करेंगे, फिर वहाँ से कुछ खरीदारी कर कर ले जाएंगे। तो इस तरह से वहाँ पर लोगों के आय में वृद्धि हो गई। और जितना वो खेती से कमाते उसके तुलना में कहीं ज़्यादा इनकी आमदनी, लोगों की आमदनी ये पक्षी अभयारण्य से होने लगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पक्षी सबको मारने के बजाय जब उनको आसरा दिया गया, आश्रय दिया गया, और उनके प्रजनन में, उनके आगे बढ़ने में, उनको उनके संख्या में वृद्धि जब हुई, उनके संख्या में जब वृद्धि हुई, तो फिर पूरा देश के लिए एक पॉजिटिव साइन आया। और दूसरे देशों के लिए भी ये बहुत ही मतलब उपादेयता वाला उदाहरण है। अगर हम इक्वाडोर के मामले में केस स्टडी करें तो देख सकते हैं, और इसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं कि कैसे भारत में जो नदी के किनारे कुछ जंगल सब थे, कैसे उसको हमने उन्मूलन किया और भूमि का कटाव बढ़ गया। और कैसे हमने नदी को दूषित किया, गंगा जैसी नदी जिसमें स्नान करने के बाद बहुत सारी बीमारियां सही हो जाती थी, उसमें मल जल डाल करके, औद्योगिक कचरा डाल करके, औद्योगिक अपशिष्ट डाल करके उसको कितना दूषित कर दिया। और जो छोटे छोटे जंगल थे जिसमें कि मतलब पक्षी सब का आगमन होता था, तो कई जगह तो ऐसा हुआ जो मन जंगल के आग का भेंट चढ़ गया, और कहीं कहीं पर जंगल ही को पूरा उन्मूलन कर दिया गया। और कुछ जगह ऐसा है जहाँ प्राकृतिक रूप में जहाँ बाढ़ आती थी, और बाढ़ के कारण जो है वहाँ पर पूरा चर में पक्षी सब भी आते थे, और वो पंछी सब से पूरा क्षेत्र इलाका गुलजार रहता था। और आप इसमें कोई एक जगह दो जगह से नहीं, बिहार में एक जगह है जिसमें मतलब पक्षी विहार सरकार के द्वारा बनाया गया है। 36 राजस्व गांव के लगभग मतलब
3293.40 हेक्टेयर जमीन पर बनाया गया है कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार। बहुत रिमोट एरिया है वहाँ पर, और वहाँ पर जो है भूटान, साइबेरिया, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया आदि देश के जो पंछी है यहाँ पर आते रहे हैं। इधर संख्या जब चर में पानी उनी की संख्या में एकदम बंद माने कमी हो गई है, अब बाढ़ का पानी सब वहाँ नहीं आ रहा है, तो ये जो इतने देश सबसे भूटान, साइबेरिया, नेपाल, चीन इत्यादि देश से जो पंछी सब आते थे तो वो सब अब बंद हो गया है। और अगर हम पक्षी सब के नाम की बात करें तो इसमें दलमैल, दलमैत, दिधौच, बाल्हेदीद, कलहंस, साइबेरियन केरौन, ओरिएंटल, क्यूसेडे, विस्लिंग टिल सहित कई प्रकार के पक्षी आते थे। और मतलब अगर हम सरकार के योजना की बात करें तो पक्षियों के ठहराव के लिए बरगद, पीपल जैसे विशाल पेड़ों को लगाने के लिए भी प्रस्ताव दिया गया था कि यहाँ पर जो है इतने बड़े बड़े पेड़ लगाए जाए ताकि पक्षी सब का आश्रय हो, मेहमान पक्षी सब आश्रय लें। लेकिन यहाँ पर जो कुछ शिकारी और मतलब क्रूर आदमी सब थे वो पक्षी को मार करके उसका मीट भी बेच देते थे। और सरकार ने कानून भी बनाया कि आपको मतलब जेल भी हो सकता है, जुर्माना भी होगा, लेकिन अवैध शिकार होता रहा। अब मतलब 3293.40 हेक्टेयर जमीन के कारण रेलवे लाइन जो प्रस्तावित है वो भी बाधित हो रहा है। लेकिन मतलब यहाँ पर जो पक्षी विहार में जो पक्षी सब आते थे, पंछियों इतने सारे प्रजातियों में जो पंछियों का आगमन होता था, उस सब चर में पानी नहीं होने के कारण वो सब बाधित हो गया है। एक तरफ आप इक्वाडोर का उदाहरण देख सकते हैं, जो वहाँ पर जो मतलब फसल चट कर जाता था पक्षी सब, तो उसके लिए पूरा अभयारण्य बना दिया। एक तरफ यहाँ जो एस्टैब्लिश पक्षी विहार, जहाँ मतलब दसों देश से दूर दूर से आप अंदाज़ा कर लीजिए, जो साइबेरिया से तक से यहाँ पंछी आते थे। और मतलब नेपाल, चीन, पाकिस्तान इस सब को तो बगल में मान लीजिए। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से भी पंछियों सब का आगमन की बात होती थी। मंगोलिया, इतना दूर दूर से पंछी यहाँ आते थे। और उस सब के लिए मतलब प्लान भी बना, लेकिन उस सब का अमली जाना नहीं पहनाया जा सका। भ्रष्टाचार और लापरवाही में ये सब चीज़ खत्म हो गया। और अभी भी अगर आप मतलब जा कर के पूछें सरकार से तो उनको ये पता नहीं है कि पक्षी आ रही है कि नहीं है। उसके नाम पर बहुत सारा खाना पूरी हो जाएगा, और मतलब जो उसके नाम पर जो फंड होगा उसका खर्चा भी मतलब ये कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ जगह ऐसा इतना अनुकूल है भारतवर्ष में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि पंछियों के लिए जब मौसम चेंज होता है तो मेहमान पक्षी के रूप में ये प्रवासी पंछी प्रवास के लिए यहाँ पर आते हैं। और पानी भरे इस पक्षी विहार में ठंड का दस्तक देते ही जब ठंड शुरू हो जाता है तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इस क्षेत्र सब में ठंड का जब प्रकोप होता है तो साइबेरिया सब में कितना ठंड होता होगा। तो विदेशी पंछियों की चहचहाहट शुरू होती है, लेकिन हम इस चहचहाहट को पैसा कमाने में नहीं बटोर सके, पर्यटन के रूप में इस क्षेत्र को विकसित नहीं कर सके। और यही कारण है कि धीरे धीरे विदेशी पंछियों का आना भी बंद हो गया। और जो मतलब उसके संरक्षण के लिए जो एक हम बड़ा सा ऐसा तालाब बना सकते थे, पूरा पानी के लिए पूरा इस हिसाब से व्यवस्था कर सकते थे कि पक्षी का भी आगमन हो। और फिर मतलब उसमें कुछ कॉमर्शियल क्रॉप सब का उत्पादन करते, मछली का उत्पादन कर सकते थे, तो आमदनी भी हो सकती थी। और उसके बसेरा के लिए जब मतलब बरगद पेड़ जैसे पेड़ सब उगाए जाते तो उनका कुछ औषधीय लाभ भी लिया जा सकता था, और पंछियों सब का बसेरा भी होता। और पक्षी प्रेम के रूप में जो पक्षी प्रेमी हैं दुनिया भर से आते
तो उसका जो उससे जो जुड़ा हुआ एडवांटेज है वो भी मिलता। हम देख सकते हैं कि इक्वाडोर में इस पर कितना अधिक काम हुआ है। अब हम उसमें एक जो आंकड़ा है, जो उपलब्ध आंकड़ा है कि कैसे वहाँ देश विदेश से पंछी आ रहे हैं, तो इसमें 3 साल में 1500 से अधिक किसान, इक्वाडोर की हम बात कर रहे हैं कि इक्वाडोर में 3 साल में 1500 से अधिक किसानों ने पारंपरिक खेती छोड़कर अपनी ज़मीन को पक्षी का अभयारण्य बना दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये संख्या जब 1500 के संख्या में 1500 फार्मर्स जब मतलब इस काम को कर रहे हैं, तो कितने बड़े पैमाने पर ये काम हुआ है। और जो खबर सब आ रही है तो उसमें नाम के हिसाब से भी है। वहाँ पर एक किसान हैं, फाबियान लूना, जो मतलब अपने 120 हेक्टेयर खेत में टमाटर की खेती करते थे, और उन्होंने अपने खेत को आलम्बी रिजर्व में बदल दिया, जहाँ पर इनके जो अभयारण्य हैं उसमें कई प्रकार के हमिंग बर्ड सब आते हैं। उनको हमिंग बर्ड को इनका जो अभयारण्य है वो आकर्षित करता है। अगर हम नाम की बात करें तो इसमें इंडियन एमरल्ड हैं, डोरिस बिलाम्बा और सर्जियो बसांटेस जैसे प्रजाति इनके अभयारण्य में आश्रय पाते हैं। तो किसान के द्वारा जो अभयारण्य की शुरुआत की गई, तो इसमें पंछियों की प्रजातियां की संख्या बढ़कर के 3 साल में 1600 से अधिक हो गई है। हम देख सकते हैं कि जब शुरू किया गया तो जितना संख्या था उससे कहीं आज ज़्यादा है और आय भी ज़्यादा है।